हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज तो भाई आपने हिंदी का जो सेशन है उसके लिए बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन कहते हैं ना फ्रेंड्स कि इंतज़ार का फल मीठा ही होता है। तो आज व्याकरण का अभ्यास हम दोबारा से करेंगे और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो हमने कल किए थे। क्या आप सभी तैयार हैं? प्लीज़ ज़रा जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे बच्चों को मे भी आइडिया भी नहीं होगा कि शाम को 6 बजे हिंदी की क्लास हो रही है, क्योंकि टाइम बिल्कुल ही डिफरेंट है, 3 घंटे बाद। तो जल्दी जल्दी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं ज़रा जल्दी से इस सेशन का जो लिंक है ना वो शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में प्लीज़। ओके, सभी बच्चे फटाफट। और बाकी मैं आपको बता दूं, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो फ्रेंड्स, तो टीचिंग परीक्षा तो आपके लिए हर सोशल मीडिया पर अवेलेबल है ही है। और तब तक जब तक बाकी बच्चे आते हैं तब तक आप ये बताइए कि कल जो मैंने आपसे एंड में क्वेश्चन पूछा था कि भिन्न लिंग वाला शब्द कौन सा है, उसका सही उत्तर क्या होगा? संकट, अखबार, उत्सव या अवधारणा? फटाफट, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अरे कुछ बच्चे कह रहे हैं मैं पूरा सेशन अटेंड नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं, ये वाला सेशन तो रिकॉर्डेड है, ये मतलब क्या कहते हैं, आपको बाद में रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। तो लाइव तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अगर ये अभी आप नहीं देख पाए तो बाद में देख लीजिएगा। ये सेशन कहीं नहीं जा रहा, ये तो आपको यूट्यूब पर मिल ही जाएगा। ओके चलिए, तो यहाँ पर जो आपका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स, डेफिनेटली वो आपका डी ऑप्शन आएगा, अवधारणा। क्यों? अब जैसे कि जब भी आपको किसी शब्द का वचन या लिंग पहचानना हो तो उसका सबसे सिंपल तरीका है उस शब्द का वाक्य में प्रयोग। तो जैसे कि जीवन में संकट आता है, अब जीवन से संकट चला गया, तो जो संकट है वो आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है ना, पुल्लिंग शब्द। फिर मेरे घर अखबार आ गया है, आज का अखबार पढ़ लिया है, तो अखबार भी क्या है? पुल्लिंग। उत्सव, किसी भी देश में किसी भी राज्य में उत्सव मनाया जाता है, तो उत्सव भी क्या है? आपका पुल्लिंग। परंतु अवधारणा, अवधारणा होती है किसी के बारे में विचार, कि जैसे कहते हैं ना ओपिनियन, जिसे आप कहते हैं कि इस बारे में अवधारणा बनाई गई है। और चुनाव में तो आप सुनते ही हैं, ठीक है ना, न्यूज़ में कितना ये शब्द आता है अवधारणा, कि लोगों के मन में ये अवधारणा बनाई जाती है। तो अवधारणा क्या है? आपका स्त्रीलिंग। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन आना था, अवधारणा। तो अब बाकी क्वेश्चंस के लिए क्या आप सभी तैयार हैं? जल्दी से आ जाइए, क्योंकि व्याकरण का अभ्यास प्रश्न जो है, ठीक है ना, अभ्यास सत्र, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 80 में से 40 मार्क्स का, या फिर जो बाकी पेपर्स की आप तैयारी करें, सी टेट, KVS, DSSB, UP टेट, सब में आपका ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, तो आपका और समय नहीं लेते और क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से कितने प्रकार के शब्द होते हैं? फटाफट। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम स्टार्ट कर चुके हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए आप। उत्पत्ति के आधार पे हिंदी के जो शब्द हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी जल्दी आंसर देते रहिए। और बल्कि अच्छा है, आज तो आपके जो क्वेरीज हैं वो और ज़्यादा सॉल्व हो पाएंगी। 2 प्रकार फ्रेंड्स, 4 प्रकार उत्पत्ति कि शब्द उत्पन्न कहाँ से हुआ है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे 4 प्रकार के शब्द हैं आपके। कौन कौन से? तत्सम, जो संस्कृत मूल के शब्द हैं। फिर आपका तद्भव, जो कि संस्कृत से हिंदी में आकर बदल गए हैं। फिर देशज, जिनकी उत्पत्ति का पता ही नहीं कि वो कहाँ से जन्मे हैं। और एक होता है विदेशज, यानी कि आगत, जो शब्द विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं, जैसे कि चीनी, रिक्शा, ऑलपिन, डॉक्टर, हॉस्पिटल, गमला, तिजोरी, ये सारे के सारे। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पे 4 प्रकार के शब्द हैं। अगला, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उनको क्या कहा जाता है? फटाफट, और उदाहरण के साथ बताइए, जल्दी से उदाहरण के साथ बताइए कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उनको हम क्या कहते हैं? फटाफट। तो उनको कहा जाता है देशज शब्द। बिल्कुल सही। और देशज शब्दों का कुछ उदाहरण वगैरह कैसे हैं? जैसे कि लोटा, पगड़ी, फूफा ठीक है ना, फूफा जी हमारे। तो ये सारे लोटा, पगड़ी, ठीक है ना, ये सारे आपके किस में आते हैं? देशज में। फिर संकर शब्द कौन से होते हैं? संकर वो शब्द होते हैं जो कि 2 भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनते हैं। फिर योगरूढ़ कौन से होते हैं? जो 2 शब्दों को मिलाकर तो बनते हैं परंतु उनका कोई तीसरा अर्थ निकलता है, उनको हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। ओके, आगे देखिए। फिर जब किसी को कुछ देने या किसी के लिए कुछ करने का भाव हो तो यहाँ पर कौन सा कारक आता है? जल्दी से। और पेपर में आपको पता ना ऐसे डेफिनेशन वाले क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में आ चुका है BPSC में। तो जल्दी से बताइए।
अरे गुंजन जी, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है जी। जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन होता जा रहा है, आप सभी को कंग्रेचुलेशंस। संबंध नहीं आएगा फ्रेंड्स, संप्रदान कारक आएगा। जब किसी के लिए कुछ करने कि मैंने आपको उपहार दिया, तो मैंने आपको आपके लिए उपहार दिया, तो वहां पर आपका संप्रदान कारक आएगा, जिसमें आपकी द्विकर्म क्रिया आती है, कर्म कारक और संप्रदान कारक, वो भी आप याद रखिए। ओके, अगला यण संधि वाला शब्द कौन सा है? अध्यात्म, नायक, उड्डयन या फिर कौन सा? जल्दी जल्दी। यण संधि वाला शब्द कौन सा है? तो अब जैसे आप ए ऑप्शन कह रहे हैं अध्यात्म, बिल्कुल वो तो आएगा ही आएगा। अधि जमा आत्म, क्योंकि यण संधि का जो नियम होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, कि ई के साथ जब भी कोई अन्य स्वर जुड़ेगा तो वो क्या बन जाएगा? य। उसी प्रकार अगर ऊ के साथ कोई भी अन्य स्वर जुड़ेगा तो वो व बन जाएगा, और उसी प्रकार री के साथ कोई भी अन्य स्वर जुड़ा तो वो र बन जाएगा। केवल ये 3 नियम है फ्रेंड्स यण संधि के। ध्यान से देख लीजिए कि जो पहला शब्द है वो ई, ऊ या री पे अगर खत्म हो रहा है और दूसरा शब्द किसी भी स्वर से प्रारंभ हो रहा है तो वहां पर आपकी यण संधि होगी। ओके, आगे देखिए। फिर नायक, नायक में कौन सी संधि थी? न जमा अक, अयादि संधि। न जमा अक आपकी अयादि संधि। उसी प्रकार उड्डयन, जहां पे कोई व्यंजन श श स को छोड़कर कोई भी व्यंजन अगर आपका डबल आता है तो 99% चांसेस है वहां पर व्यंजन संधि होगी। अब ड किस में आएगा? उत्त जमा डयन, उत्त जमा डयन, ये आ गई आपकी व्यंजन संधि। तो बेसिकली आपका करेक्ट ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन था। ओके, आगे देखिए अगला प्रश्न। इस चिन्ह का को क्या कहा जाता है? जल्दी से, और जो क्वेश्चन छोटे छोटे हैं उनको थोड़ा जल्दी सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स देख लिए, अफवाहें तो आती रहती है, न्यूज़ आती रहती हैं, पेपर जल्दी हो रहा है, पेपर बाद में होगा, ठीक है ना, पेपर इलेक्शन से पहले होगा, पेपर इलेक्शन के बाद होगा, पेपर होगा ही नहीं, पेपर बस अभी 2 हफ्ते में होने वाला है। तो ये न्यूज़ चलती रहेंगी। आपका मेन मोटिव क्या है कि आपको पेपर की तैयारी करनी है, क्योंकि कहते हैं ना कि जितना भी हम पढ़ते हैं वो वेस्ट कभी नहीं होता। एक पेपर में ना सही दूसरे पेपर में काम आ जाएगा, आपको पेपर में ना सही इंटरव्यू में काम आ जाएगा, किसी पेपर में मतलब इंटरव्यू में जाएंगे तो आप उस प्रकार से। अब यहाँ पर ठीक है ना, इसे कहते हैं विवरण चिन्ह। इसे हम ना तो अपूर्ण विराम कहते हैं, अपूर्ण विराम कैसा होता है? ये उपविराम। अर्ध विराम कैसा होता है? सेमीकोलन। और काक पद चिन्ह होता है ये वाला, लेकिन इस चिन्ह को कहते हैं विवरण चिन्ह, यानी कॉलन प्लस डैश। तो ये आगे आएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला देखिए, पौ 12 होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? क्योंकि मुहावरे वाला ऐसा विषय फ्रेंड जो पेपर में आना ही आना है, कंपलसरी है, चाहे क्वालिफाइंग पेपर हो, चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे दुनिया जहान का कोई एग्जाम हो, मुहावरे लोकोक्ति आने हैं। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। और फ्रेंड्स मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं प्लीज़ इस सेशन का लिंक जो है वो अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि मोस्टली बच्चों को पता ही नहीं कि आज हिंदी का जिस सेशन के लिए उन्होंने इतना ज़्यादा वेट किया वो आज शाम को 6 बजे हो रहा है। ओके, हाँ जी। तो पौ 12 होना मतलब होता है अत्यधिक लाभ होना। कहते हैं ना कि हर तरफ से आपका फायदा ही फायदा हो रहा है, कि तुम्हारे तो पौ 12 हो गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर दांतों तले उंगली दबाना, इसका क्या अर्थ होता है? फटाफट, दांतों तले उंगली दबाना, इसका क्या अर्थ है? अरे कोई बच्चा लेट नहीं हुआ भाई, अभी केवल 7 ही प्रश्न हुए, अभी तो बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं, करते रहिए आप। ठीक है ना, क्योंकि हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। सेशन अभी नहीं तो बाद में होगा, बाद में ना होता तो उसके बाद होता, लेकिन सेशन जरूर होता। जी टाइम चेंज ऐसे हो गया, कभी कभी कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं फ्रेंड्स, लेकिन हम आपका सेशन तो मिस नहीं कर सकते ना। तो 3 की जगह 6 बजे का टाइम हो गया आज के लिए, लेकिन कल भी आपका सेशन होगा, दोपहर को 3 बजे ही होगा। ओके, नहीं तो जनरली संडे को आपका सेशन होता नहीं है, लेकिन कल को होगा। चलिए, तो दांतों तले उंगली दबाना अर्थात आश्चर्यचकित रह जाना, हैरान रह जाना। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे देखिए,
चटिका का तद्भव रूप क्या है? चटिका, चटिका को संस्कृत में क्या कहते हैं? जैसे कहते हैं ना चूंटी काट ली तो बताइए चटिका अर्थात क्या? जल्दी जल्दी। तो चट्टी का मतलब चींटी, चिड़िया या चूड़ी। तो ये बेसिकली चिड़िया को कहते हैं, चींटी को नहीं। चट्टी का जो है वो बेसिकली चिड़िया को ही कहते हैं। ओके, जैसे मक्खी को कहते हैं मक्षिका। मक्खी का तत्सम रूप क्या आएगा? मक्षिका। उसी प्रकार चटिका का तद्भव रूप है चिड़िया। आगे देखिए, चतुष्पाद में कौन सी संधि आएगी? फटाफट। चतुष्पाद, इसमें कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, कौन सी संधि? और अगर स्वर संधि है तो स्वर संधि का कौन सा भेद है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, कौन सी संधि? फटाफट जल्दी जल्दी करिए सभी बच्चे। हाँ जी, सी ऑप्शन कह रहे हैं, बिल्कुल सही। क्योंकि मैंने आपको बताया था जहां पर भी फोकस श, श या स, इन तीनों में से किसी पर पड़े, ये आधे आए या डबल आए, तो अधिकतर आपकी विसर्ग संधि होती है। तो ये क्या बनेगा? चतुहु जमा पाद। पाद मतलब क्या होता है? पैर, यानी कि जिसके 4 पैर हैं। आगे देखिए, किस अलंकार में अनेकार्थी शब्द अनिवार्य रूप से उपस्थित होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पेपर में परिभाषा वाले प्रश्न में आ सकता है। जल्दी से देखिए, ऐसा कौन सा अलंकार है जिसमें अनेकार्थी शब्द अनिवार्य रूप से होते हैं? कि अनेकार्थी शब्दों के बिना तो वो अलंकार हो ही नहीं सकता। जल्दी से बताइए। रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार या कोई और अलंकार? तो देखिए, टिपिकल क्वेश्चन था, लेकिन हैट्स ऑफ टू यू, जितने बच्चों ने, और मैं कहती हूँ, मैं जो देख रही हूँ 99% बच्चों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है, और वो है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में अनेकार्थी शब्दों का होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ नहीं निकलेंगे तो श्लेष अलंकार बनेगा ही नहीं। ओके, डन है जी। बाकी वक्रोक्ति में ऐसा कुछ नहीं है। वक्रोक्ति में 2 प्रकार होते हैं, शेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति। काकू वक्रोक्ति तो वो होता है कि चाहे अनेकार्थी शब्द ना भी हो, लेकिन मैंने कुछ और कहा, आपने कुछ और समझा, तो ये वो चीज होती है। जैसे कि जाओ मत बैठो यहाँ, और जाओ मत बैठो यहाँ, या फिर राम राम को मरा मरा कहना, तो वहां पे अनेकार्थी शब्द नहीं थे, एकार्थी शब्द ही थे, परंतु फिर भी वक्रोक्ति अलंकार था। आगे देखिए, वैसे मैं आपको बता दूं कि टीचिंग परीक्षा के हर कोर्स पर फ्रेंड्स आपको फ्लैट 60% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन आज सैटरडे हो चुका है फ्रेंड्स, बहुत ही लिमिटेड समय के लिए ये डिस्काउंट ऑफर है। इसको जितना जल्दी हो सकता है ले लीजिए, और कल आपका 16 फरवरी दोपहर को 1 बजे बिहार परीक्षा चैनल पर दानी सर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए, अब किस शब्द शक्ति में अर्थ भिन्न भिन्न संदर्भों में लिया जा सकता है? जल्दी से। विराम चिन्ह से अर्थ बदल जाता है, बिल्कुल, क्योंकि विराम चिन्ह से कि आप बात को एक तो नॉर्मल वे में कह रहे हैं या फिर आप प्रश्न के ये तौर पे पूछ रहे हैं, तो अर्थ बदल ही जाता है डेफिनेटली। कहते हैं आज बहुत वेट किया रे भाई। देखिए, हम आपसे, ठीक है ना, माफ़ी मांगते हैं, ठीक है ना भाई, आई एम रियली सॉरी कि इतने सारे हमारे प्यारे परीक्षार्थियों को इंतज़ार करना पड़ा, प्रतीक्षा करनी पड़ी, परंतु क्या करें फ्रेंड्स, यही होती है टेक्नोलॉजी कभी कभी साथ नहीं देती। चलिए, तो 11th का सी व्यंजना बिल्कुल सही, क्योंकि जो अभिधा शब्द शक्ति है ये तो हर संदर्भ में एक ही अर्थ रहेगा कि अगर सूरज उगा है कि सूरज पूर्व दिशा में उगता है, तो बिल्कुल ठीक है, वो उसका एक ही मतलब है। लेकिन एक वाक्य के आप कितने सारे अर्थ निकाल सकते हैं, वो केवल और केवल व्यंजना में ही आएगा। आगे देखिए, फिर हास्य रस की उत्पत्ति किस रस से हुई? फटाफट, हास्य रस की उत्पत्ति किस रस से हुई थी, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, मैं फिर वही बात रिपीट करूंगी, आई एम रियली सॉरी कि मुझे रिपीट करना पड़ रहा है। यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं अपने अपने ग्रुप में ज़रा जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं कि आज हिंदी की क्लास शाम को 6 बजे हो रही है। ओके, हाँ जी, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, हास्य रस की उत्पत्ति श्रृंगार रस से हुई है। आप इसको इस तरह से मानिए कि कोई अगर आपके सामने कुछ ज़्यादा ही श्रृंगार करके आ जाए तो आपको उस पर हंसी आएगी कि क्या ये कार्टून बन के आ गए। कुछ कुछ होता है, मूवी याद है कि शाहरुख खान के सामने, रानी मुखर्जी के सामने जब काजोल थोड़ा ज़्यादा ही मेकअप करके आ जाती है,
तो उसका इतना एक्स्ट्रा मेकअप देख के सबको हंसी आ जाती है। तो उसी को एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए कि हास्य रस की उत्पत्ति श्रृंगार रस से हुई है। ओके, आगे देखिए, पी तुम्हारा मुख बास तरंग आज बौरे भौरे सहकार, यहाँ पर अलंकार कौन सा है? ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये पीआरटी में तो इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, ये 9 to 10 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से ट्राई कीजिए, यहां पर कौन सा अलंकार है? जी सुदामा जी, क्लास अभी हो रही है, फटाफट देखिए कि पी तुम्हारा मुख बास तरंग आज बौरे भौरे सहकार। जी, तो सबसे पहली बात है फ्रेंड्स, एक चीज जो आपको फोकस पे लानी है, ऑप्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहले तो यमक अलंकार देखिए, यमक अलंकार की सबसे पहली और आखिरी कंडीशन ही यही है कि एक शब्द को रिपीट होना पड़ेगा। यहां पर ऐसा कौन सा शब्द है जो रिपीट हुआ है फ्रेंड्स? तो अगर यहां पर कोई शब्द रिपीट ही नहीं हुआ तो यमक अलंकार को सबसे पहले हटा दीजिए, सबसे मेन चीज। उसके बाद अब प्रॉब्लम आती है कि भाई रूपक है या श्लेष है, तो वहां पर थोड़ा सा क्या कहते हैं कि अर्थ अब लाना पड़ेगा ध्यान में, ठीक है ना, क्योंकि यही अलंकारों की सबसे बड़ी समस्या है कि अर्थ जानना पड़ता है। तो यहाँ पे पी तुम्हारा मुख बास तरंग आज बौरे भौरे सहकार, भौरे तो पता ना आपको, भंवरे, लेकिन बौरे, बौरे दो अर्थ में लिया गया। एक तो है बौरा गए, बौरा जाना यानी कि मदमस्त हो जाना, कहते ना तुम पगला गए हो, बौरा गए हो तुम। तो एक होता है कि तुम्हारा चेहरा देखकर मैं पगला गया, वैलेंटाइंस पर आपने सुना ही होगा भाई कि तुम्हारा चांद सा चेहरा देखकर मैं पागल ही हो गया। तो एक तो ये है बौरा जाना कि पी तुम्हारा मुखबास तरंग, कि तुम्हारे चेहरे को देखकर मैं बौरा गया। दूसरा क्या है यहाँ पे, आम के बारे में, बौर आता ना कि आम के पेड़ पे बूर आ गया, तो बूर आना, क्योंकि आम के पेड़ पर जब बूर आता है तब जाकर हमें पता चलता है कि अब आम जो फल है वो पेड़ पर लगने वाला है। तो वो वही कह रहे हैं कि आम के पेड़ पर बूर देखकर, ठीक है ना, मतलब तरंग छा गई मेरे मन में, उस प्रकार से। तो यहां पर आपका श्लेष अलंकार था। आगे देखिए, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण, यहां कौन सा अलंकार है? फटाफट, तो कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं, आई नो, उनमें से ये वाला क्वेश्चन था जो कि 9-10 के लेवल का था, 6 to 8 या पीआरटी के लेवल का नहीं था। हाँ, बूर आना, बौर आना, मतलब कुछ भी आप कहिए। चलिए, तो यहां पर अब देखिए, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण, ठीक है, तो यहां पर आपका भूली सी, अब यहां पे सीधे सीधे आपका उपमा अलंकार आएगा, ई ऑप्शन आपका करेक्ट आना था, उपमा अलंकार कि जो जीवन का हर पल है, ठीक है ना, वो जैसे छुअन जैसा लग रहा है कि बस छूकर भूल गए। आगे देखिए, विनयशील संवाद में भीतर खड़ा घमंडी, आज आदमी हो गया बहुत बड़ा पाखंडी। अब यहां पर इन पंक्तियों की गणना क्या है, और छंद का नाम भी अगर आपको पता हो तो बेसिकली कि छंद कौन सा है, ट्राई कीजिए सभी बच्चे कि यहां पे छंद कौन सा है, और छंद का नाम ना पता हो एटलीस्ट काउंटिंग पता कर लीजिए। सभी बच्चे ट्राई कीजिए फटाफट, काउंटिंग तो कर ही सकते हैं कि नहीं? तो विनयशील संवाद में भीतर बड़ा घमंडी, तो यहां पे सी ऑप्शन कह रहे हैं। चलिए देखते हैं, काउंट हम भी करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब पहले चरण में 13 मात्राएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ पे जुड़ गया 8 9 10 11 12, तो 13 12। फिर अगले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 13 12 का नियम है। तो फ्रेंड्स ये 13 12 यानी कि जो 25 मात्राओं वाला छंद होता है वो होता है बेसिकली मुक्तामणि। मुक्तामणि आपका सममात्रिक छंद है जो कि 25 मात्रा का है, 13 12। ओके, तो 13 11 13 12 13 13, आप देख रहे हैं कितना क्लोज कॉन्टेस्ट है। तो ये पेपर में जल्दबाजी नहीं करनी। देखिए
13-11 हुआ तो दोहा बन जाएगा, 13-12 हुआ तो मुक्तामणि बन जाएगा, और अगर 13-13 हुआ तो ये उल्लाला बन जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से कि कितना क्लोज कॉन्टेस्ट है कि आपको मात्राएं कितनी सटीक गिननी है। ठीक है, कि 13-11 पे दोहा, 13-12 पे मुक्तामणि, 13-13 पे उल्लाला। डन है। आगे देखिए अगला प्रश्न, इन पंक्तियों में कौन सा वर्णिक छंद है? अब उन्होंने बता दिया कि भाई वर्णिक छंद है, वर्ण काउंट करिए आप। ट्राई कीजिए सभी बच्चे। मुक्तामणि पहली बार सुने, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके याद हो जाएगा आपको। अब सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वसंत तालिका में कितने वर्ण होते हैं? 14। मंदाक्रांता में कितने होते हैं? 17। सवैया में कितने वर्ण होते हैं? 22 से लेकर 26 के बीच में कोई भी। और उपेंद्र वज्रा में कितने होते हैं? 11। अब उत्तर दीजिए। अब जैसे कुछ बच्चे कहते हैं ना हमें इसके नियम याद नहीं होते, पहले मात्रा तो याद, मतलब नंबर तो याद करिए। आधा प्रश्न तो नंबर सॉल्व करने से ही हो जाता है। ठीक है, चलिए फटाफट। सवैया नहीं आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे काउंटिंग देखिए एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसके बाद ब्रेक है, 14 के बाद ब्रेक है, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब चलिए यहाँ पर कुछ बच्चे कह सकते हैं कि मैम ये तो सवैया में ये आपका ठीक है ना, कितना 14 + 14 26 भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं, बीच में ब्रेक नहीं आएगा। दूसरी बात, अब इसके गणों का पैटर्न देखिए। गणों का पैटर्न क्या है? गुरु गुरु लघु, गुरु लघु लघु, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, और गुरु गुरु। फिर दूसरे का देखिए, गुरु गुरु लघु, गुरु लघु लघु, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, गुरु गुरु। तो बेसिकली फ्रेंड्स इसका जो नियम होता है वसंत तालिका का होता है तबझा एसएस। क्या होता है? तबझा एसएस। इसका मतलब क्या हुआ? त से तगण, भ से भगण, जा से 2 जगण, और फिर 2 गुरुवर्ण। तो देखिए एस एस आई तगण, फिर भगण एस आई आई भगण, फिर ये जगण ज भान आई एस आई, और उसके बाद 2 गुरुवर्ण। तो ये है तबझा एसएस वसंत तालिका छंद। ओके, क्लियर है सभी को? आगे देखिए, हाँ इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, तबझा एसएस। अगला प्रश्न आपका, अल्प प्राण तालव्य ध्वनि कौन सी है? जल्दी जल्दी, अल्प प्राण तालव्य ध्वनि कौन सी है? अब कुछ क्वेश्चन में समय लगता है, कुछ क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इन दोनों में से जो भी पता हो, जैसे कि तालव्य ध्वनि, अब श तालव्य है, जी हाँ है। य तालव्य ध्वनि है। ई तालव्य ध्वनि है। तो तीनों ही तालव्य ध्वनियां तो हैं, लेकिन तालव्य होने के साथ साथ उन्हें अल्प प्राण भी होना पड़ेगा। अब इनमें से अल्प प्राण कौन सा है वो बताइए। श और ई गलत बोल दिया। नहीं, गलत नहीं बोला है, सही बोला है, य और ई। क्योंकि जो श है वो आपका महाप्राण है। तालव्य तो तीनों है, लेकिन अल्प प्राण केवल 2 थे, य और ई। तो करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा डी ऑप्शन। ओके, आगे देखिए। फिर निम्न में से अन्य पुरुष सर्वनाम कौन सा है? 1 सेकंड का क्वेश्चन, जल्दी जल्दी। निम्न में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? जल्दी से बताइए। बहुत ही सिंपल जी, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन, उसके। वेरी गुड। जिसके ना उसके पास मेरी किताब है, उसके पास यानी राम के पास 3rd पर्सन, क्योंकि आपने ये 2nd पर्सन है तो मध्यम पुरुष। हमारा अपने बारे में बात हो रही है तो ये उत्तम पुरुष, और जब तीसरे पर्सन के बारे में बात हो रही है तो अन्य पुरुष, उसके। आगे देखिए, हरि अपने रंग में कछुगावत, तनक तनक चरणन सो नाचत, मन ही रिझावत। इसमें रस कौन सा है? फटाफट। काव्य रस। और यहाँ पे काव्य गुण कौन सा होगा ये भी बता दीजिए फ्रेंड्स।
काव्य रस और काव्य गुण दोनों बताइए। कि हरि अपने रंग में कुछ गावत, तनक तनक चरणन सो नाचत, मन ही रिझावत। भक्ति रस, फ्रेंड्स भक्ति रस नहीं आएगा यहाँ पे, नाचने की बात हो रही है, श्रृंगार की बात हो रही है फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रेम की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका श्रृंगार आएगा, भक्ति नहीं आएगा। कहाँ यहाँ पे आप भक्ति की बात कर रहे हैं कि तनक तनक चरणन सो नाचत, मन ही रिझावत। ओके, तो यहाँ पर आपका श्रृंगार रस है। और यहाँ पे ठीक है ना, पंक्तियां बहुत ही ये मतलब मधुर थी, इतनी आसानी से भी समझ में नहीं आती, तो यहाँ पे आपका माधुर्य गुण आएगा, क्योंकि पढ़ते ही चेहरे पे चमक आ गई, ठीक है ना, इमोशंस आ गए, माधुर्य गुण और श्रृंगार रस। आगे देखिए, उसने मुझे बात बताई तो मैं परेशान हो गई, ये किस प्रकार का वाक्य है? उसने मुझे बात बताई तो मैं परेशान हो गई, किस प्रकार का वाक्य आएगा? सरल, संयुक्त या मिश्र? फटाफट। यमक अलंकार नहीं आएगा फ्रेंड्स, पीछे वाले में वीप्सा अलंकार था, ठीक है ना, वीप्सा अलंकार, क्योंकि दो शब्द रिपीट हो रहे थे इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, कि मन ही रिझावत, तो वीप्सा अलंकार बेटर रहेगा, यमक नहीं आएगा पीछे वाले में किसी भी सूरत में। अब बी या सी ऑप्शन कह रहे हैं, तो फ्रेंड्स संयुक्त वाक्य नहीं आएगा बेसिकली। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। उसने मुझे बात बताई तो मैं परेशान हो गई। अब बहुत सारे बच्चे जिन्होंने बी ऑप्शन दिए वो क्या कहेंगे? मैं परेशान हो गई स्वतंत्र वाक्य, उसने मुझे बात बताई स्वतंत्र वाक्य, लेकिन नहीं, अगर आप इस वाक्य को कंप्लीट करना चाहते हैं तो क्या यहाँ पे स्टार्टिंग में जब नहीं आएगा कि जब उसने मुझे बात बताई तो मैं परेशान हो गई? मैं परेशान कब हुई? जब उसने मुझे वो बात बताई। तो यहाँ पे जो जब शब्द है वो छिपा हुआ था, तो इतना सा थोड़ा सा हमें यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा कि वो वाक्य जो है उसमें कहीं यदि, जब, ये शब्द छिपे हुए तो नहीं है, तो यहाँ पर आपका मिश्र वाक्य आएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। ओके, तो जितने बच्चों ने सी ऑप्शन दिया है सही दिया है। आगे देखिए, फिर शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा वर्ण आएगा? फटाफट। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि जहाँ पे तो शब्द आता है वो आपका संयुक्त वाक्य भी हो सकता है, वो आपका मिश्र वाक्य भी हो सकता है। जैसे कि संयुक्त वाक्य का मैं आपको उदाहरण देती हूँ, तुम मेरे साथ यहां से चलो, ठीक है ना, तो तुम मेरे साथ यहां से चलोगी तो मैं इस बारे में सोच सकती हूं। चलिए देखिए यहाँ पे, अब शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा वर्ण आएगा? अब देखिए ह, ज्ञ और ढ। अब यहाँ पर कभी कभी बच्चे जो हैं, ठीक है ना, वैसे तो ढ वो लिख देते हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञ फ्रेंड्स आपका संयुक्त अक्षर है, तो ज्ञ को तोड़िए क्या बनता है? आधा ज और इ। तो अल्टीमेटली अब आपके पास जो तीन वर्ण है वो कौन कौन से हैं? ह, ज और ढ। तो अब ह, ज और ढ में सबसे पहले कौन सा आता है? वो आता है आपका ज, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सा वर्ण आएगा? तो ये आपका आएगा ज्ञ, ठीक है। तो जो संयुक्त अक्षर है उनको आपको तोड़ना आना चाहिए कि क्ष, ज्ञ, श्र, त्र कैसे बनते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न, उत्थान का विलोम क्या होगा? फटाफट। बच्चे कह रहे थे मैम पर्यायवाची विलोम के क्वेश्चन जरा करवा दीजिए, हमने कहा जरूर करवाएंगे। उत्थान का सही विलोम क्या आएगा? अवधान, पतन, ह्रास या फिर क्या? उत्थान का पतन आएगा, बिल्कुल सही। उत्थान किसी ने प्रगति की, पतन किसी का मतलब कोई बिल्कुल नीचे गिर गया, और ह्रास का क्या आएगा? विकास, ठीक है। ह्रास, विकास, उत्थान, पतन। तो बेसिकली फ्रेंड्स पतन और ह्रास काफी हद तक एक ही चीज होती है, लेकिन शब्दों का संबंध कि उत्थान के साथ पतन ही आएगा, विकास के साथ ह्रास ही आएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगला, काव्य रस में उत्पन्न भाव से प्रेरित शारीरिक गतिविधि किसके अंतर्गत आती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए क्या करें, टाइम बदलने के कारण इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ बच्चे कर ही नहीं पा रहे। हाँ आप कह रहे हैं ह का उच्चारण तो कंठ से होता है, तो मैंने कब मना किया फ्रेंड्स? आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ह है, ह का उच्चारण स्थान कंठे है। हमने इस बात को कब नकारा? बताइए आप। हमने तो इस बात को नकारा ही नहीं। ओके, अनुभाव, बिल्कुल सही। यहां पर करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका बी ऑप्शन, क्योंकि वो अनुभावी है जिसके चार प्रकार होते हैं, कायिक, वाचिक, आपका सात्विक और आहार्य। तो जो आपका आंगिक है, शारीरिक, जैसे पसीना आना,
कांपना, वो आपकी शारीरिक गतिविधियां हैं, तो वो आपका अनुभाव में आएगा। बिल्कुल सही। और देखिए विभाव में बेसिकली क्या आता है, स्थिति और व्यक्ति, यानी जो हीरो हीरोइन है और जो एनवायरनमेंट है वो आपका विभाव में आता है। अनुभाव में क्या आता है, शारीरिक गतिविधियां या जो आपने ड्रेस पहन रखी है। फिर संचारी भाव में क्या आता है, मन के भाव जो आते जाते रहते हैं, जो आते जाते रहते हैं। लेकिन संचारी भाव क्या है, मुख्य भाव या आधार भाव, जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बना ही रहेगा। ओके, बाकी तो ये अनुभाव के 4 प्रकार होते हैं, सात्विक, वाचिक, कायिक, आहार्य, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अगला, शंख में कौन सी संज्ञा आएगी, जल्दी से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक या कौन सी। शंख, आप कह रहे हैं मैम क्लास 6 बजे ही रखिए। फ्रेंड 6 बजे थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ठीक है ना, 6 बजे क्लास नहीं हो पाएगी, क्लास 3 बजे ही होगी। वो तो आज किसी वजह से हम 6 बजे ले रहे हैं। जल्दी से, शंख में कौन सी संज्ञा है, तो शंख वो आपका जातिवाचक संज्ञा है, उसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। 1 शंख, 2 शंख, 4 शंख, तो ये आपका जातिवाचक में आएगा। आगे देखिए, ऐसे कठिन समय में आपको धैर्य से काम लेना होगा, वाक्य का प्रकार कौन सा है। जल्दी से, ऐसे कठिन समय में आपको धैर्य से काम लेना होगा। अब ये आपका सरल वाक्य है। यहां पर आप ये देखिए फ्रेंड्स, कोई समुच्चय बोधक है ही नहीं, किसी भी प्रकार का समुच्चय बोधक यहां पर नहीं है। तो अगर समुच्चय बोधक ही नहीं है तो आपका संयुक्त या मिश्र वाक्य हो ही नहीं सकता। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात। आगे देखिए, फिर सुखी की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, फटाफट। सुखी शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, सुखद, सुखमय, सुख या फिर क्या। सभी बच्चे ट्राई कीजिए प्लीज। तो ये आएगी आपकी सुख, क्योंकि सुख क्या है, एक अवस्था, खुश होने की अवस्था, सुख। और बाकी सुखद और सुखमय और सुखी, ये तीनों के तीनों शब्द आपके थे विशेषण, गुणवाचक विशेषण। जैसे कि वो व्यक्ति सुखी है, तुम सुखद समाचार सुनो, या तुम तो सुखमय जीवन जी रहे हो, तो तीनों ही आपके विशेषण थे। लेकिन सुख ये था आपका भाववाचक संज्ञा। फिर सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, जल्दी से बताइए, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा आएगा। हाँ जी, तो वो आएगा आपका सी ऑप्शन, पूजनीय। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन। बच्चों को कभी कभी लगता है कि पूज्य नहीं आएगा, क्योंकि हम कहते हैं ना पूज्य, पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, लेकिन पूजनीय शब्द आपका बिल्कुल सही है। और पुनरुत्थान नहीं होता, पुनरुत्थान होता है, पुनरुत्थान। फिर वाल्मीकि, ठीक है ना, उसमें क को छोटी की मात्रा आएगी, वाल्मीकि, क को छोटी की मात्रा। तो सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन सही था, ए और बी गलत थे। आगे देखिए फटाफट। हाँ जी, आपको ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता, तो ऐसा शब्द क्या है, सर्वनाम है, विशेषण है, प्रविशेषण है, या फिर क्या है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, क्या है कि आपको ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। बी ऑप्शन कह रहे हैं, कुछ बच्चे ए और सी भी कह रहे हैं, लेकिन ये आपका विशेषण ही आएगा। ऐसा व्यवहार, कैसा व्यवहार, व्यवहार क्या है, भाववाचक संज्ञा, और कैसा व्यवहार है, ऐसा व्यवहार। तो ये पॉइंट आउट करके बोला जा रहा है, सार्वनामिक विशेषण। तो बी ऑप्शन आपका सही आएगा। आगे, अरविंद से शिशुवृंद हैं कैसे सो रहे, इसमें अलंकार कौन सा है, जल्दी से, इसमें अलंकार कौन सा आएगा ये आपको बताना है। अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, तो यहां पर देखिए लुप्तोपमा, पूर्णोपमा, उत्प्रेक्षा, या फिर कौन सा। और मोस्टली बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं फ्रेंड्स,
बी पूर्णोपमा, चलिए देखते हैं, उपमेय, उपमान, सादृश्यवाचक और साधारण धर्म। यही 4 अंग होते हैं ना उपमा अलंकार के, क्योंकि सा से आने के कारण उपमा अलंकार तो है ही है। अब उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना, अरविंद से शिशुवृंद, यानी जो बच्चे हैं शिशुवृंद। शिशुवृंद कैसे हैं, अरविंद यानी कि कमल जैसे। और सादृश्यवाचक है से, लेकिन अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों को किस आधार पे कंपेयर किया गया, सोने के आधार पे नहीं। अरविंद से शिशुवृंद, उन दोनों में जैसे कहते हैं ना कि वो दोनों कोमल हैं, कि जैसे कमल का फूल जिस प्रकार से मतलब कोमल होता है, बच्चे भी वैसे ही हैं। हाँ, वो भी एक सेम क्रिया कर रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन कमल सोता नहीं है। तो दोनों में जैसे कोमलता या सुंदरता का भाव होता है। तो यहाँ पे साधारण धर्म ऐसे नहीं है, तो ये आपका लुप्तोपमा ही आएगा, पूर्णोपमा नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका साधारण धर्म नहीं है। अब अगर मैं कहूं झील सी आंखें रो रही थी, तो झील सी आंखें, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि झील रोती है, तो जो झील सी आंखें हैं उसमें लुप्तोपमा है, क्योंकि रो रही हैं वो तो बाद की क्रिया है, एक्स्ट्रा। आगे देखिए, फिर किस शब्द में व्यंजन संधि है, गवीश, तृष्णा, दुर्दशा या फिर किस में व्यंजन संधि वाला शब्द, फटाफट। हाँ जी, तो यहाँ पर देखिए व्यंजन संधि तृष्णा। फ्रेंड्स, अधिकतर जहाँ पे अण आता है ना, वहाँ पे व्यंजन संधि कहीं ना कहीं निकल ही आती है, क्योंकि अण का संधि विच्छेद करते समय न बन जाता है। तो त्रिश जमा ना, श के नीचे हलंत जमा ना, तो यहाँ पे व्यंजन संधि है। परंतु गवीश, गो जमा ईश, अव की ध्वनि है अयादि संधि, गो जमा ईश, अयादि स्वर संधि। और फिर है आपका दुर्दशा, जहां पे निर या दुरुपसर्ग आ जाए तो विसर्ग संधि, तो दुह जमा दशा। तो बेसिकली करेक्ट ऑप्शन आपका केवल और केवल ए ऑप्शन था। आगे देखिए, किस समास में दोनों पद संख्यावाचक होते हैं, फटाफट। किस समास में दोनों पद संख्यावाचक होते हैं, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या कोई और। सोच समझकर उत्तर देना फ्रेंड्स। अब देखिए, अभी भी कुछ बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्योंकि उनके माइंड में रट चुका है कि जहां पर भी संख्यावाचक आए बस द्विगु समास आएगा, जो कि गलत है। मैंने पूछा है किस समास में दोनों पद संख्यावाचक होते हैं, तो दोनों पद द्वंद्व समास में संख्यावाचक होते हैं, जैसे कि 35। 35 का मतलब क्या है, 5 और 30। 48 क्या होता है, 48 यानी कि 8 और 40। इसी प्रकार से आपके जितने भी ये हिंदी संख्यावाचक शब्द हैं, सब में आपका द्वंद्व समास आता है। ये बहुत जरूरी है बात, ओके, कोई बच्चा भूलेगा नहीं। आगे देखिए, फिर क्रिया का आधार किस कारक से पता चलता है, फटाफट। करण कारक, संप्रदान, अधिकरण या कोई और, जल्दी जल्दी करते हैं। कारक का आधार, क्रिया का आधार किस समास से पता चलता है, किस कारक से, सॉरी। 31 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही, ए नहीं आएगा फ्रेंड्स, सी ऑप्शन आएगा। अधिकरण की पुस्तक मेज पर रख दो, बॉटल फ्रिज में रख दो, तो में या पर, तो ये क्रिया का आधार होता है। लेकिन करण कारक क्या होता है फ्रेंड्स, करण कारक होता है क्रिया का माध्यम। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो गए थे तो मैं आपको क्लियर कर देती हूं। करण कारक होता है क्रिया का माध्यम, जिस माध्यम से क्रिया हो रही है। जैसे मैं कलम से लिख रही हूं, लेकिन क्रिया का आधार अधिकरण कारक होता है। आगे देखिए,
निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? फटाफट, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, ये आपको बताना है, जल्दी जल्दी। थर्टी टू का ए, मोस्टली बच्चे ए ऑप्शन दे रहे हैं। हमें इस योजना को आगे बढ़ाना होगा। हाँ ठीक है, ये वाला वाक्य, इसमें कोई गलती नहीं है। विद्वान व्यक्ति व्यर्थ के बेकार काम नहीं करते। अच्छा, मतलब काम के बेकार काम भी होते हैं क्या? हाँ, वो कह रहे हैं व्यर्थ के बेकार काम। अब व्यर्थ भी है, बेकार भी है, डबलिंग हो गई, तो ये आपका अशुद्ध वाक्य हो गया। तुम्हें तो प्राण दे देना चाहिए। अब जो प्राण शब्द है वो हमेशा बहुवचन में आता है, सदा बहुवचन में, कि तुम्हें तो प्राण दे देने चाहिए, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट ऑप्शन आया आपका ए ऑप्शन। ओके, सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन आपका करेक्ट था। आगे, नवरस में कौन से दो काव्यरस बाद में जुड़े? ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, कि नवरस के बाद जो अगले दो काव्यरस जुड़े वो कौन से थे? आपको पता ना, पहले नवरस माने जाते थे, 9 रस, लेकिन बाद में 2 रस और जुड़े, वो कौन कौन से थे? और मोस्टली बच्चों का ये क्वेश्चन सही है, वेरी गुड, क्योंकि जो आपका भक्ति और वात्सल्य रस हैं, ये दोनों श्रृंगार रस से ही निकले थे, क्योंकि श्रृंगार, भक्ति और वात्सल्य तीनों का एक स्थायी भाव है, वो है रति, प्रेम, अनुराग। ठीक है ना, तो इसलिए ये दोनों रस बाद में जुड़े, तभी आपके कुल रस मिलके 11 हुए। आगे देखिए, निम्न में से किस शब्द में संयुक्त स्वर नहीं है? फटाफट, पता है ना आपको हिंदी में संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? तो किस शब्द में संयुक्त स्वर नहीं है? सांकेतिक, औषध, आध्यात्मिक या क्या? जल्दी से फ्रेंड्स, बस थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं, जल्दी जल्दी करिए। सी ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि संयुक्त स्वर 4 होते हैं, ए, ओ और औ। अब सांकेतिक में ए का स्वर है, औषध में औ का स्वर है, लेकिन आध्यात्मिक में इनमें से कोई स्वर नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा, बिल्कुल सही, वेरी गुड। आगे के लिए देखिए, किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? दुरवस्था, निश्चल, बेशक या क्या? किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? जल्दी जल्दी करिए, बहुत थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं जो हमें करने हैं, बस थोड़े से क्वेश्चन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी छंद के भी प्रश्न आएंगे, अलंकार के भी और क्वेश्चन आएंगे अभी। देखिए, सी ऑप्शन, ए ऑप्शन, ओके। तो देखिए, अब निश्चल, जहां पे नी या निस उपसर्ग आ जाए वो हमेशा आपका अव्ययी भाव है। बेशक यानी बिना किसी शक के बे उपसर्ग है, हमेशा अव्ययी भाव है। परंतु दुरवस्था, दुरवस्था क्या होता है? यानी कि बुरी अवस्था, दुरुपसर्ग, दुरुपसर्ग हमेशा कर्मधारय में आता है, तो दुरवस्था, दुरवस्था, तो ये आपका कर्मधारय में आएगा, बुरी अवस्था। आगे देखिए, ध्वनिमय करके गिरी कंदरा कलित कानन के लिए निकुंज को, इसमें अलंकार कौन सा है? मैंने कहा था ना, जल्दी जल्दी करिए। ध्वनिमय करके गिरी कंदरा कलित कानन के लिए निकुंज को, इसमें अलंकार कौन सा आएगा? सभी बच्चे बताएंगे जी। रूपक, हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे क क क क बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार आएगा जी। कभी कभी अनुप्रास अलंकार भी आ जाता है, ओके ठीक है, तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार ही है। अगला, किस शब्द में विसर्ग संधि है? साक्षर, निरक्षर, संयुक्ताक्षर या फिर क्या? अब तीनों ही आपके अक्षर 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 वाले शब्द हैं, तो तीनों में से किसमें विसर्ग संधि है? जल्दी से बता दीजिए। और इसलिए मैंने कहा था कि किसी भी प्रश्न को छोटा मत समझिए, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, आपने भी रूपक ही सोचा था कोई बात नहीं। अब साक्षर, साक्षर का मतलब क्या होता है? स जमा अक्षर, तो यहां पे क्या है? अ और अ मिलकर आ बने, तो दीर्घ स्वर संधि। फिर निरक्षर, निर्जमा अक्षर
और जहां पे निर है वहां पे विसर्ग संधि हो गई, विसर्ग संधि तो बी ऑप्शन में है। संयुक्ताक्षर, संयुक्त जमा अक्षर, और खैर अगर संयुक्त को भी आपको तोड़ना हो तो सम जमा युक्त, तो यहाँ पे व्यंजन है संधि और दीर्घ संधि, लेकिन विसर्ग संधि नहीं है। विसर्ग संधि केवल और केवल निरक्षर में है, बी ऑप्शन। आगे देखिए, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, काव्य रस की जो परिभाषाएं हैं ये पेपर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एससेट हो, यूपी टेट हो, DTPSB हो या BPSC हो। स्थाई भाव, बिल्कुल सही। और परिपक्व अवस्था का मतलब क्या होता है? परिपक्व होता है पका हुआ, कि अब ऐसा भाव जो कि अब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चलता ही जा रहा है, कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मोटिवेशन तो है ही है। ओके, तो वो होता है आपका स्थाई भाव। अगला देखिए, कौन सी शब्द शक्ति है इन पंक्तियों में कि उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर निहित हुई। और यहां पे मुख्य अलंकार कौन सा है? मुख्य अलंकार, जितने बच्चों ने बी ऑप्शन दिया है लक्षणा शब्द शक्ति, बिल्कुल सही दिया है। क्योंकि लक्षणा में क्या होता है, बात इनडायरेक्ट वे में कही जाती है लेकिन सारे एक अर्थ में समझते हैं। अब जैसे अगर मैं वो गाना गाऊं, हाँ वो गाना क्या था? छुप गया बदली में जैसे चांद भी शर्मा गया, था ना गाना, अनिल कपूर और काजोल का। तो चांद बादलों में जाके छिप गया, अब ये भी आपका लक्षणा में आएगा, क्योंकि हम सबको पता है कि चांद का बादलों में छिपने का मतलब है कि चांद के ऊपर बादल आ गए हैं, सिंपल सी बात। तो यहां पर भी वही है, मानवीकरण अलंकार, कि उषा सुनहले तीर बरसाती, कि जो सुबह का समय है वो तीरों को बरसा रहा है, मानवीकरण। फिर उधर पराजित काल रात्रि, तो कहते हैं जो रात का समय था वो हार गया और सुबह हो गई, और वो जल में अंतर्निहित हो गई रात। तो इसका मतलब क्या है कि रात खत्म हो गई, सुबह हो गई। तो ये मानवीकरण अलंकार और लक्षणा शब्द शक्ति थी। आगे यहां पर छंद कौन सा है? अन्याय सहकर बैठ रहना यह महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। जल्दी से बताइए फटाफट, यहां पे छंद कौन सा है फ्रेंड्स? 39 क्वेश्चन पर आ गए हैं, बस थोड़े से क्वेश्चन बाकी हैं, फटाफट करिए। वो कह रहे हैं कि ये सारे पिछले वाले पेपर हैं क्या? जी नहीं, ये सारे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि पिछले वाले सारे पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि डेली सेशन होता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए, अब आधा न अ में ऐड हो जाएगा तो गुरु वर्ण हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब पहली ही पंक्ति में 16 मात्राएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा अब देखिए, यह महा दुष्कर्म है। अब यहाँ पर मतलब लिखा ए की मात्रा हुई है, लेकिन दुष्कर्म, तो ए की मात्रा छिप गई, तो यहाँ पे गुरु को लघु माना जा सकता है। तो यहाँ पे 16 12, बट फिर भी दूसरी पंक्ति देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अल्टीमेटली 16 12 के लिए हम ले सकते हैं, तो वो आपका हरिगीतिका है, क्योंकि कवित्त में तो आपकी 31 वर्ण होते हैं और मालिनी में 15 वर्ण होते हैं, जो कि इन दोनों में से किसी में भी नहीं था सच। ओके, और बाकी 39 क्वेश्चन हो चुके हैं, 11 क्वेश्चंस बाकी हैं, टोटल 50 क्वेश्चंस हैं। ओके, तो चलिए, जिस क्रिया के संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? अब ये वाले जो क्वेश्चन है ये 1-1 सेकंड के हैं, तो 10 क्वेश्चन आपको पता भी नहीं चलेंगे कि कहाँ गए। 5 मिनट में आप 10 क्वेश्चन कर सकते हैं, जल्दी से। तो ये क्या आएगी आपकी सकर्मक क्रिया, क्योंकि कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ रहा है, तो जहां पे कर्म प्रेजेंट है वो सकर्मक क्रिया, क्योंकि जहां पे कर्ता पे प्रभाव पड़ेगा वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला देखिए, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? फटाफट, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी,
क्योंकि फ्रेंड्स पेपर में और कुछ आए ना आए, उपसर्ग प्रत्यय का क्वेश्चन अवश्य आता है। जल्दी से करिए, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? सुंदरता, अधिकारी, आधुनिक या फिर क्या? अब यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स वो आएगा बी ऑप्शन। क्यों? सुंदरता, सुंदरता में तो ऑब्वियसली आपको पता है फ्रेंड्स, सुंदर, सुंदर मूल शब्द है, ता प्रत्यय है, उपसर्ग कोई है ही नहीं। आधुनिक, ये शब्द कैसे बनता है? अधुना, अधुना जमा एक, तो यहां पर केवल आपका प्रत्यय है, उपसर्ग कोई नहीं है। लेकिन जो आपका अधिकारी है, अधिकारी कौन होता है? काम करने वाला, तो अधि जमा कार, कार मतलब कार्य, और ई, तो अधि जमा कार जमा ई, अधिकारी, तो ये आपका सही विकल्प था। आगे देखिए, संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? फटाफट, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय नहीं है? और बस इसके बाद 8 क्वेश्चन बचे हैं फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी खत्म करिए, बहुत जल्दी हो जाएगा जी। आपको जो जो कंफ्यूजन है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक दो बच्चे कह रहे हैं कि उन्हें कुछ कंफ्यूजन है, तो फ्रेंड्स अपनी जितनी भी कंफ्यूजन हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उनका आंसर मैं पर्सनली आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दूंगी। ओके, चलिए जल्दी से, संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? अब संबंध सूचक अव्यय कौन सा होता है? जो संज्ञा सर्वनाम के साथ आकर बाकी वाक्य के साथ उसका संबंध बताता है, जैसे कि माँ के बिना, तो घर माँ के बिना सुना है, और हमारे शहर के आसपास, तो इन दोनों वाक्यों में संबंध सूचक अव्यय है, लेकिन पहले वाक्य में यह काम पहले कर लेना चाहिए था। पहले मतलब कब? तो यहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण था, तो अल्टीमेटली पहले वाक्य में संबंध सूचक अव्यय नहीं था। आगे देखिए, माँ बच्चे को सुलाती है, यहाँ पे कौन सी क्रिया है? फटाफट, अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन जल्दी जल्दी करिए जरा फास्ट। माँ बच्चे को सुलाती है, इसमें कौन सी क्रिया है? हाँ, शब्द शक्ति वाला विषय करवा देंगे, दोबारा करवा देंगे आपको, चिंता मत करिए। तो देखिए, नाम धातु नहीं, क्योंकि सुलाती, अब माँ बच्चे को सुलाती है यानी माँ बच्चे को सोने की प्रेरणा दे रही है, वो सो नहीं रही, वो सुला रही है, तो ये आपका प्रेरणार्थक में आएगा, कि काम खुद नहीं कर रहे, किसी और से करवा रहे हैं, तो सोने का काम खुद नहीं कर रहे, सोने की प्रेरणा बच्चे को दे रहे हैं, बच्चा सो रहा है। ओके, आगे देखिए, ब्रज की कुमारिका वे लीने सुख सारिका ब ढावे कोक करी कानी केसव सब निबाही। अब इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज, लेकिन छंद का प्रश्न पेपर का है, जल्दी से बताइए कौन सा छंद आएगा? रूप घनाक्षरी, चौपाई, सवैया या बरवै? ये बस आज का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सारे आसान है, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे पहले तो आप ये देखिए कि ये दोनों आपके मात्रिक छंद हैं, ये दोनों वर्णिक हैं। रूप घनाक्षरी में कितने वर्ण होते हैं? 32। सवैया में कितने होते हैं? 22 से लेकर 26। फिर चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं, और बरवे में 12-7। अब काउंट करें जरा, पहले वर्ण ही काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 4 जा 32, तो 32 वर्ण रूप घनाक्षरी का नियम आ रहा है। दूसरा, अगर हमें 22 से 26 करना भी हो तो 8 और 8 16 होगा, इसके अंतर्गत नहीं आएगा, तो सवैया नहीं है। अब आए मात्रा पर, अगर काउंट करनी हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 मात्राएं पहले में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब इसमें भी 12 मात्राएं, तो बरवे भी नहीं है, चौपाई भी नहीं, तो रूप घनाक्षरी आपका सही उत्तर। डन। आगे देखिए फटाफट। फिर
1 से 26 वर्ण वाले छंद को क्या कहते हैं? 1 सेकंड का क्वेश्चन फ्रेंड्स, लास्ट 5 क्वेश्चंस, सिर्फ 5 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी करिए। 1 से 26 वर्ण वाले छंद को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं साधारण छंद, क्योंकि अगर 26 से ज्यादा वर्ण हो गए तो वो दंडक छंद कहलाएगा। 26 से ज्यादा वर्ण या फिर 32 से ज्यादा मात्रा। मात्रिक और वर्णिक दोनों छंदों का नियम है कि अगर 32 से कम मात्राएं हैं तो साधारण, 32 से ज्यादा मात्राएं हैं तो दंडक। ओके, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए अगला, पर्यवेक्षण शब्द में कौन सी संधि आएगी? फटाफट, लास्ट 4 क्वेश्चंस। पर्यवेक्षण में कौन सी संधि आएगी? आप कह रहे हैं कि अलंकार छंद की स्पेशल क्लास लगाइए। बिल्कुल लगाएंगे जी, बिल्कुल लगाएंगे। हाँ जी करिए। तो देखिए यहां पर पर्यवेक्षण, ये कैसे बनेगा? परि जमा अव जमा ईक्षण। अब परि जमा अव, पर्यव, ई के साथ अन्य स्वर से य बना तो यहां पे यण संधि है, तो यानी कि ये तो गलत हो गया। फिर अव जमा ईक्षण, अ और ई मिलकर ए बने, यानी कि गुण संधि, तो यण और गुण, बी ऑप्शन आपका सही था। ठीक है, परि जमा अव जमा ईक्षण, पर्यवेक्षण। तो एक शब्द में दो दो संधियां, चेक कीजिए जरा। यहां पे य बना, यहां पे ए बना, अ और ई मिलकर। ठीक है, आगे देखिए फटाफट, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? लास्ट 3 क्वेश्चंस, फटाफट करिए। किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल फ्रेंड्स, छंद की क्लास लेंगे आप, चिंता मत करिए, अलंकार की भी लेंगे अलग से। अब यहां पर देखिए यशोगान, यश और गान, जब दो शब्द अलग हो जाएं, ओ की मात्रा एक्स्ट्रा हो तो विसर्ग संधि आएगी। निरुपाय, जहां पर भी निर्या दुर्पसर्ग आ जाए विसर्ग संधि आनी है, तो निहि जमा उपाय, तो यहां पर भी विसर्ग संधि है। लेकिन निषिद्ध, निषिद्ध दो शब्दों से मिलकर बनता है, नि जमा सिद्ध, तो यहां पे स का श में परिवर्तन, तो यहां पर आपकी व्यंजन संधि आएगी। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका बी ऑप्शन। ओके, अगला देखिए, मायाधीन में समास कौन सा है? फटाफट, लास्ट 3 क्वेश्चंस। मायाधीन में समास कौन सा है? जल्दी जल्दी बताइए। मायाधीन, अब पहले तो आपको यह पता होना चाहिए इसमें दो शब्द कौन से हैं, माया और अधीन। अधीन मतलब किसी के अंतर्गत, किसी के अंडर, और यहां पे आएगा माया के अधीन, बिल्कुल सही, माया के अधीन, माया के अंतर्गत, तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे देखिए, महोद्यम, महोद्यम में कौन सा समास है? फटाफट जल्दी जल्दी करिए, लास्ट 2 क्वेश्चंस। महोद्यम में कौन सा समास है? अब फिर वही महोद्यम, इसमें संधि भी है, संधि भी बताइए कौन सी है? संधि भी और समास भी। कर्मधार है, बिल्कुल सही, वेरी गुड, क्योंकि क्या है? महा जमा उद्यम, उद्यम मतलब होता है परिश्रम, यानी कि अत्यधिक मेहनत, तो एक शब्द की विशेषता बतलाई गई है तो कर्मधार है समास, और आ और उ मिलकर ओ बने तो गुण संधि। ओके, गुण संधि। उसके बाद किस शब्द में संधि है ही नहीं? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें संधि ही नहीं है? फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चन रह गए हैं। और जो बच्चे बाद में जुड़े हैं, जिनको पता नहीं था कि आज हिंदी का लेक्चर थोड़ा लेट हुआ, प्लीज आप स्टार्टिंग से क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिभाषा के प्रश्न भी बहुत हैं, अलंकार और छंद के प्रश्न भी बहुत हैं। ओके, हाँ जी, तो यहाँ पे दुस्साहस, जहाँ पे स डबल आ जाए विसर्ग संधि, दुहु जमा साहस। फिर विस्मृत, अब यहाँ पे 2 शब्द हैं, वि और स्मृत, तो यहाँ पे संधि कोई भी नहीं है। और प्रत्याशा, अब यहाँ पे प्रत्यय जमा आशा, दीर्घ संधि नहीं है,
प्रति जमा आशा, प्रति जमा आशा प्रत्याशा, तो यहां पर आपकी यण संधि आएगी। तो इसलिए केवल एक शब्द है जिसमें संधि नहीं है, बाकी दोनों में है, उसमें विसर्ग संधि, इसमें यण संधि। और आज का अंतिम प्रश्न जो आपके सामने है फ्रेंड्स, किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। तो इसी के साथ आज का जो सेशन है वो यहाँ पर होता है समाप्त, ठीक है ना। आपने आज हिंदी सेशन की इतनी ज़्यादा प्रतीक्षा की, उसके लिए माफ़ी भी चाहते हैं, लेकिन इतनी प्रतीक्षा के बाद आप इस वक्त भी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी फ्रेंड्स, टीचिंग परीक्षा के सभी कोर्सेज पर 60% डिस्काउंट है, जल्दी कीजिए क्योंकि सप्ताह खत्म हो रहा है, डिस्काउंट भी खत्म हो सकता है। और कल दोपहर 1 बजे बिहार परीक्षा चैनल पर दानी सर का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, उसको देखना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए फिर, सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कल मिलते हैं आपसे, क्योंकि कल भी संडे को भी हिंदी का लेक्चर होगा, ठीक है। तो चलिए फिर, सभी बच्चे तैयार होकर आइएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।